योगः कर्मसु कौशलम्। पूर्व अध्यक्ष और एकेडमिक कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व नियामक डॉक्टर प्रसाद ब्रह्मभट्ट साहब हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन स्टडी ऑफ लिटरेचर, यानी अनुवाद का महत्व। तो सबसे पहले मैं साहब का परिचय देता हूं। साहब का मुख्य विषय जो है वो है गुजराती। सन 1973 में उन्होंने मुख्य गुजराती विषय के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए की पदवी हासिल की है। इसके बाद सन 1975 में गुजराती भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी से स्वर्ण चंद्रक के साथ उन्होंने एमए किया है। 1980 में राजेंद्र निरंजन युग की कविताएं इसी विषय पर उन्होंने पीएचडी की पदवी हासिल की है। इसके बाद गुजरात के बालासिनोर और इसके बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ईडर में गुजराती भाषा के अध्यापक में रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। और इसके बाद सन 1991 से गुजरात यूनिवर्सिटी के भाषा साहित्य भवन में रीडर के रूप में वो जुड़े हुए थे। इसके बाद सन 1999 से लेकर 2004 तक प्रोफेसर के रूप में वो भाषा साहित्य भवन में कार्यरत थे। और 2004 से एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नियामक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। सन 1990 में उनके समीक्षा ग्रंथ जो उसका नाम है समीक्षा सेतु, उसको श्रेष्ठ विवेचन ग्रंथ का रमणलाल जोशी पारितोषिक प्रदान किया गया था। उसके बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय से उनके संशोधन लेख को हरिओम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बंगाली के सुप्रसिद्ध सर्जक कमल दास और उसकी जो उपन्यास थी अमृतस्य पुत्री, उसका गुजराती अनुवाद उन्होंने किया था। और सन 1996 में इसी बुक को अमृतस्य पुत्री नाम की जो उनकी अनुवादित बुक थी उसको श्रेष्ठ अनुवाद का साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा उसको पारितोषिक दिया गया था। तो मैं खास करके गुजराती भाषा के जो अध्यापक है और गुजराती के जो छात्र है वो ब्रह्मभट्ट साहब से और उसका कार्य से वो अनजान नहीं। तकरीबन उन्होंने 2014 तक 113 किताबें, साहित्य सर्जनात्मक साहित्य की बात हो या विवेचन की हो, उनसे हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं डॉक्टर प्रसाद ब्रह्मभट्ट साहब को विनती करता हूं कि वो अपने जो विचार है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। परम आदरणीय ब्रह्मभट्ट साहब। अश्विन भारत जी का धन्यवाद, उन्होंने मेरा परिचय करवाया। आप सब लोग से इस बहाने मिलने का हुआ, बहुत साल बाद मिल रहा है हम लोग। कुछ लोग तो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वार्तालाप में। मैंने कल परसों ही हमारे जो कोऑर्डिनेटर है उनसे कहा कि वे किन किन भाषाओं के अध्यापक यहाँ पर आए, तो मुझे बताया गया कि भारत की काफ़ी भाषाओं के अध्यापक यहाँ पर है। अभी 92 ज्वाइन हो चुके हैं। मेरे पास तो 110 का लिस्ट था, जिससे आप भी जुड़ेंगे। तो गुजराती के अध्यापक तो मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, मुश्किल से 10 के उससे कम होंगे। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, उर्दू वगैरह बहुत सारी भाषाओं के अध्यापक हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सभी भाषाओं के अध्यापकों को कुछ काम में आए, कुछ मदद रूप हो जाए, ऐसे विषय पे बात की जाए तो अच्छा है। क्योंकि मैं केवल गुजराती लिटरेचर के बारे में बताऊं तो गुजराती के अध्यापकों को तो अच्छा लगेगा,
और बाकी सब्जेक्ट जो है, और खास करके गुजरात बाहर के आए, बंगाली है, मराठी है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु है, पंजाबी है, उनको लगेगा कि ये क्या गुजराती साहित्य के बारे में हमें बात सुन के उसमें से कितना मजा आएगा। थोड़ी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी नो डाउट, पर मजा नहीं आएगा उनको। इसलिए मैंने सोचा कि भाषा साहित्य के सब अध्यापक है, इसमें रिफ्रेशर कोर्स में तो ऐसा लिखा है कि रिफ्रेशर कोर्स इन लैंग्वेजेस, पर मैं जानता हूँ और आप सब भी समझते हैं कि आप लैंग्वेजेस के टीचर नहीं है। नो डाउट लैंग्वेज पढ़ाते होंगे, खास करके इंग्लिश के अध्यापकों को तो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ानी पड़ती होगी अंडर ग्रेजुएट लेवल में अगर पढ़ाते हैं तो। पर बाकी हमारा मुख्य काम है लिटरेचर पढ़ाना, साहित्य के अध्यापक है, जहाँ पे मैंने कई साल तक पढ़ाया, जिसको अंग्रेजी में तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी का, पर हिंदी और गुजराती में उसका नाम था भाषा साहित्य भवन। तो भाषा मुख्य नहीं थी, साहित्य मुख्य था, क्योंकि 7 सब्जेक्ट हमारे यहाँ थे, 7 भाषाओं की वहाँ पे अध्ययन होता था। तो और 7 भाषाओं के साहित्य के, जहाँ तक गुजराती की बात मैं करूँ तो भाषा का एक पेपर आता था भाषा विज्ञान, उसमें थोड़ी बहुत गुजराती भाषा की, उसकी रूप रचना की, ध्वनि तंत्र की बातें होती थी। पर बाकी जो पेपर्स थे 8 में से 7, उसमें तो केवल लिटरेचर की बात हम लोग करते थे। और ऐसा ही हर एक भाषा में होता है। संस्कृत के अध्यापक है, अगर आपके हिंदी के है, उर्दू के है, अंग्रेजी, तो साहित्य की ज्यादा पढ़ाते हैं नेचुरली। तो हम सब साहित्य के अध्यापक हैं, और साहित्य की जब बात हम करते हैं तो विश्व साहित्य आ जाता है। भले ही हम भारत में पढ़ाते हैं, और आपको सबको मालूम है कि शायद दुनिया के किसी भी देश से हमसे बड़ा भी हो, विस्तार में बड़ा हो या आबादी में बड़ा हो, चीन जैसा देश, वहां से भी सबसे ज्यादा भाषाएं भारतवर्ष में। भारतवर्ष संख्या की आबादी की दृष्टि से दूसरे नंबर पे होगा शायद, पर इतनी भाषाएं दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, आप सबको मालूम है। अमेरिका होगा, इतना बड़ा देश है, काफी 49 या जितने तो उनके राज्य है, पर भाषा तो अंग्रेजी है की। यूरोपियन कंट्रीज है, इंग्लैंड है, और बाकी कुछ और भी देश अंग्रेजी भाषा। हाँ, फ्रांस में फ्रेंच भाषा होगी, जर्मनी होगी, और कुछ डच होगी, अलग अलग भाषाएं होगी, पोर्चुगीज भाषा होगी। पर देखा जाए तो नॉर्मली एक भाषा, इतना बड़ा देश चीन, एक ही भाषा है उसमें। और भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं, जिसको साहित्य अकादमी ने मान्यता दी है, तो ऐसी भाषाएं भी 22-23 या उससे भी ज्यादा है, और भी बढ़ सकती है। अगर 2-4 साल बाद 1-2 और भाषाएं उसमें जुड़ सकती है। तो 20 से 25 भाषाओं वाला ये हमारा देश। और यहाँ पर भी जो पार्टिसिपेंट्स है 90 के करीब अभी है, तो वो भी ऐसा देखा जाए तो 8, 10, 15 भाषाओं के साहित्य के अध्यापक हैं। अब मान लीजिए कि आप में से कोई उर्दू भाषा साहित्य के अध्यापक है या कोई तमिल भाषा के अध्यापक है, तो नेचुरली वो अपनी भाषा साहित्य के बारे में जानता होगा। तमिल लिटरेचर के बारे में उनसे बात पूछो तो जवाब देंगे, पर गुजराती लिटरेचर के बारे में या बंगाली लिटरेचर के बारे में पूछा जाए तो उनके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी। ऐसे तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, हम ऐसा मानते हैं, और सही बात है कि इंफॉर्मेशन की आज इतनी अधिकता हो गई है कि एक टच करने से आप सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे ही आज सुबह विचार आया, हमसे बात करने से पहले मैंने सोचा कि क्या बात करूं, लिटरेचर के बारे में, अनुवाद के बारे में तो करनी है, पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है आप सभी लोग जानते हैं। ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस है, इसमें आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। तो फिर मुझे उस सब्जेक्ट पे बोलने का क्या मतलब। आपको प्रश्न हो सकता है ना कि ये जो सब्जेक्ट है उसके बारे में तो हम जानते हैं, इंपॉर्टेंस है तो हमको मालूम है, तो फिर मुझे क्या बताना है। तो मुझे उसका सही इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे लिए पर्टिकुलरली आप जो अभी 92 पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ सुन रहे हैं, उनके लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मुझे बताना है। मेरे लिए क्या है तो मैं जानता हूँ। मेरे परिचय में भी अश्विन जी ने बताया
कि मुझे तो साहित्य अकादमी का जो ट्रांसलेशन प्राइज है वो मिल चुका है, जो यहाँ हिंदुस्तान में आज तक जो सबसे बड़ा प्राइज होता है ट्रांसलेटर के लिए, वो तो मुझे 1967 में मिल गया। तो अब मेरे लिए क्या है, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। आप में से शायद किसी को भी ना मिला हो तो अच्छी बात है। तो आपके लिए है कि चलो आपको भी वो प्राइज प्राप्त करना है, क्योंकि साहित्य अकादमी का जो प्राइज होता है लिटरेचर का हर एक भाषा के लिए होता है, आप जानते हो, साल में एक बार दिया जाता है। और पहले तो वही था कि वो जिसकी क्रिएटिव राइटिंग है और बहुत अच्छी किताब लिखी है तो उसको ये प्राइज मिलता है। ये अकादमी देती है, हर एक भाषा में हर साल देती है। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में एक ऐसा भी प्राइज है जो हर साल एक व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी भाषा का हो, भारतीय भाषाओं का हो। पहले तो उसमें अंग्रेजी नहीं थी, पर अब अंग्रेजी भी उसमें जुड़ गई, क्योंकि भारतीय अंग्रेजी भाषा भी है, भारत में रहकर भी अंग्रेजी में लिखने वाले हैं। तो अंग्रेजी भाषा में भी जिसने लिखा है और बाकी भी जो भारतीय भाषाएं 20-25 भाषाएं जो मान्य है, उसमें से पूरे देश साल में जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार होगा उसको पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी को मालूम है 1965 से वो शुरू हुआ है, जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। तो हर साल दिया जाता है। अब मैं अगर आपको प्रश्न पूछूं कि 65 में जब ये शुरू हुआ तो पहला पुरस्कार किसको मिला था, आप में से मुश्किल से 2-4 लोगों को मालूम होगा, बाकी को नहीं होगा। पर आप तो इन्फॉर्मेशन है, आप तुरंत गूगल में सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो जवाब आ जाएगा कि हाँ मिला था, जाओ। पर वो तो आपने जब गूगल में सर्च किया तब पता चला नहीं। पर अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और आपका इंटरव्यू चल रहा है और उस समय अगर आपको ये पूछा जाए, और आपको मालूम ही होगा, ना हो तो मैं बता दूं कि इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले ही थोड़ा इंटरव्यू लेके आया हूँ, उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। तो इसका क्योंकि अनुभव है, गुजराती भाषा साहित्य के अध्यापकों जो गुजरात की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके लिए 2-3-4 साल में एक बार इंटरव्यूज होते हैं, जिसको GPSC बोलते हैं, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। हर एक राज्य में ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन है और ऑल इंडिया पे भारत का जो है पूरा UPSC जिसको बोलते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ऐसी नियुक्त करते हैं। तो गुजरात में कई सालों से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, पहले मुश्किल से 5-7 थी, आज 100 से ज्यादा हो गई है और इतनी बड़ा, और हर साल 2-4-5 बढ़ जाती है उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो नेचुरली रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए 2-4-5 साल में एक बार इंटरव्यूज होते हैं। तो अभी पिछले महीने ही 17 अगस्त को खत्म हुए और 11 जुलाई को शुरू हुए थे, यानी 1.25 महीने तक वो इंटरव्यूज चले, क्योंकि 34 पोस्ट थी और 59 कैंडिडेट्स थे। अब 59 कैंडिडेट्स में से 34 सिलेक्ट करने। आपको सबको मालूम है कि जब GPSC में इंटरव्यू के लिए जिसको बुलाते हैं वो 100% फुल्ली क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि जो क्वालिफाइड होता है उनको ही वो एग्जाम देने देते हैं। एग्जाम तो दे दिया उन्होंने, पास भी कर ली, मिनिमम जो स्टैंडर्ड चाहिए वो पास हो गए, पास आउट हो गए। तो ऐसे भी कैंडिडेट 1000 से ज्यादा हो गए। अब उसमें से कितने बुलाने, तो नॉर्मल नियम तो ये है कि अगर आपको 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं तो 3 गुना बुलाते हैं ना, 30 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये आज तक की वहां पे परंपरा थी। भूतकाल में मैंने देखा है कि जितने कैंडिडेट चाहिए उससे 3 गुना बुलाते थे। तो इस बार मैंने देखा कैंडिडेट 34 लेने हैं और 59 बुलाए, यानी 17 टाइम, 17 गुना ज्यादा बोला दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो गया, क्या ऐसे, क्यों ऐसा हो गया। मैंने पहले दिन चेयरमैन साहब को पूछा कि इस बार ऐसा क्यों किया आपने कि 17 गुना लोगों को बुलाया। तो मुझे समझाया उन्होंने कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि अब तो GPSC में 34 पोस्ट भरनी है, पर उसकी कैटेगरी 5-7 है, जैसे ओपन कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ऐसी 5-7 कैटेगरीज है। और सभी कैटेगरीज में जो फिक्स संख्या है वो भरनी पड़ेगी। 34 में से अगर मान लीजिए 5 ST के लेने हैं, 6 SC के लेने के हैं, OBC के 8-10 लेने हैं, तो हर एक कैटेगरीज में 3 गुना को बुलाएंगे। अब ये हर एक कैटेगरी का 3-3 गुना हो गया, और जो सबसे कम जो मार्क्स जिसके है जिस कैटेगरी में,
उसके इक्विवेलेंट जो भी है उनको भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बुलाएंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे कि ये 39% वाले को बुलाया और मेरे 40% है तो भी मुझे नहीं बुलाया है इंटरव्यू में, तो कोर्ट फिर कुछ इंटरवेंशन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जो मिनिमम क्वालिफाइड को जितना मार्क्स है उतना है, उससे ज्यादा जिसका भी मार्क्स सभी को बुला, और ऐसा करने गए तो 17 टाइम्स ज्यादा हो गए। ठीक है, ये तो अब टेक्निकल बात है, पर अब 59 कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट करने के 34 सभी क्वालिफाइड है। जैसे आप अभी 96 लोग ज्वाइन हो गए, तो मैंने देखा था मेरे कोऑर्डिनेटर से जो लिस्ट मंगवाई, तो करीब आधे परसेंट, आप जो है उसमें से करीब 50% तो पीएचडी हो आप में से। डॉक्टर, यहाँ भी आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, तो पीएचडी है। वही वैसा वहां था, वहां 600 कैंडिडेट थे, 590, उसमें करीब आधे तो पीएचडी हुए थे। तो मास्टर में बी प्लस है या फर्स्ट क्लास है, ज्यादातर फर्स्ट क्लास वाले थे, पीएचडी भी हुए है। फिर इसके एग्जाम में जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो भी उनको मिल गया है। और तो नेट स्लेट एग्जाम जो होती है, कुछ लोगों ने 1 पास की, किसी ने 2 की, कुछ कैंडिडेट से दोनों 3-3, 4-4 बार नेट पास किया, स्लेट पास किया, इतना हो गया। कई गोल्ड मेडलिस्ट थे, जब मेरा परिचय में कहा अश्विन मैंने कि मैं गोल्ड मेडल, तो हमको उस जमाने में लगता था क्या गोल्ड मेडल मिला, बीए में भी मिला, एमए में भी मिला, मास्टर में, तो जरा छाती चौड़ी हो जाती थी, क्योंकि 8-10 साल में एक गोल्ड मेडल हमारे यहाँ मिलता था, जिसका अगर फर्स्ट है यूनिवर्सिटी पर, फर्स्ट क्लास नहीं है तो नहीं मिलता था उस जमाने में। तो एमए में तो मेरे पहले 8 साल पहले डॉक्टर प्रवीण दर्जी को मिला था, उनको मिला, तो उसके 10 साल पहले तक किसी को नहीं मिला। 8-10 साल में एक को मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल मिलता था। तो गोल्ड मेडल जरा अपने बटन खुले रखते थे, और अब तो हर साल मिलते हैं और हर एक सब्जेक्ट में मिलते हैं। फर्स्ट आता है जो एमए में, उसको एक नहीं 5-5, 6-6, 7-7 गोल्ड मेडल मिल जाते हैं। तो कैंडिडेट्स है उसमें 100 से ज्यादा तो गोल्ड मेडलिस्ट थे। अब ऐसे और सभी को एक्सपीरियंस देखा जाए तो कोई 5 साल से पढ़ा रहा था कोई कॉलेज में, कोई 8 साल से, 10 साल से, कई 20-25 लोग तो प्रिंसिपल थे कोई कॉलेजेस में, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में थे, इसलिए उनको गवर्नमेंट में आना लगे, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के प्रिंसिपल से गवर्नमेंट के असिस्टेंट लेक्चरर, प्रोफेसर को भी कई गुना पैसा मिलता है, ज्यादा आपको लोग जानते हैं, तो आना चाहते हैं। तो इतने हाईली क्वालिफाइड 590 कैंडिडेट्स, उसमें से 34 पसंद करने का, आपको लगेगा कि बहुत कठिन काम होगा। हमको भी पहले दिन ऐसा लगा कि ये तो बहुत टफ कंपटीशन होगी, पर जैसे इंटरव्यू लेने शुरू किए, आपको बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, और ये सुन के आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपको आघात भी लगना चाहिए कि जब हमने हर रोज इंटरव्यू लेना शुरू किया, तो पहले दिन 2 बोर्ड बनते थे, दोनों बोर्ड के 4 एक्सपर्ट एक दूसरे शाम को मिले, पूछे कोई कैंडिडेट अच्छा था, तो 15, 16, 17 कैंडिडेट हर दिन बुलाते हर एक बोर्ड में, तो फिर बोलता है कि हाँ आज एक कैंडिडेट जरा ठीक आया, यानी 17 में से एक ढंग का कैंडिडेट मिला, बाकी ऐसे थे जिनको कुछ आता जाता नहीं। अब देखो, जब शुरुआत में वो सारे से पूछते हैं कि आपका परिचय दीजिए, तो वो तो बताएगा कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इतनी किताबें लिखी है, इतने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मेरा इतने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, ये किया वो किया है। सुन के सब लोग दंग रह जाए, वो तो महाअनुभव है। पर जब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि ठीक है चलिए आपको किस विधा में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बोलेगा कोई मुझे नवल कथा में बहुत, उपन्यास में ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छी बात। तो हम पूछते हैं कि गुजराती भाषा के अध्यापक है, उपन्यास में आपको इंटरेस्ट है, पीएचडी भी उन्होंने उपन्यास के बारे में किया हुआ है, गुजराती के कुछ 2-4 उपन्यासकार लेके उन्होंने पीएचडी कर दिया है। तो आप सब लोगों को लगेगा कि आप उपन्यास के बारे में सब कुछ जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन में उनको पूछता कि भाई गुजराती में पहली उपन्यास जब लिखी गई और आज तक जितने उपन्यासकार हुए और हजारों की संख्या में उपन्यास हुए, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण 5 उपन्यास का नाम दीजिए। अब जिसको गुजराती का अध्यापक है, 5-10 साल से पढ़ा रहा है, उपन्यास में पीएचडी किया हुआ है और उनको भी इंटरेस्ट है, बोल रहा है, तो 5 उपन्यास का नाम तो पूछ ही सकते हैं ना। ये तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन तो हुआ नहीं। पर आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो 5 उपन्यास का नाम नहीं दे पाते थे, मुश्किल से 2 या 3 उपन्यास का नाम दे,
और फिर माथा खंजवाने लग जाए चौथा नाम। हम टाइम देते हैं उसको, चलो 1-2 मिनट और लीजिए, 5 नाम तो बताइए। और बड़ी मुश्किल से जब 5 नाम देते भी तो वो 5 में से मुश्किल से 1 या 2 अच्छी किताब उपन्यास होते हैं, बाकी तो थर्ड रेट उपन्यास। अब बेस्ट उपन्यास का नाम हमने पूछा कि गुजराती भाषा की श्रेष्ठ 5 उपन्यास का नाम दीजिए। तो नेचुरली जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको माइलस्टोन्स कहता है, ऐसी उपन्यास का नाम देना चाहिए आपको। और आपको मालूम भी होना चाहिए ना, आप जब गुजराती के अध्यापक है, ये सब गुजराती के अध्यापकों को सुनना चाहिए। और बाकी अध्यापकों को भी इसलिए लागू पड़ेगा कि अगर आप हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, तो आपकी अपने उसको ट्रांसलेट कर लेना कि आपकी बारे में मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन 5 उपन्यासकार है। कोई बोलेगा कि मुझे नाटक में बहुत इंटरेस्ट है, नाटक में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, 2-4 नाटककार को लेकर किया है। तो वही प्रश्न पूछते थे कि 5 उत्तम नाट्यकारों का नाम दीजिए और 5 उत्तम नाट्य कृतियों का नाम दीजिए। नहीं आता। और बहुत ही दुख के साथ में बता रहा हूँ, 590 का इंटरव्यू खत्म होने के बाद इतना हमको लगा कि ये क्या है। 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं कॉलेज में कौन से पेपर पढ़ाते हो? तो बोलते कि गुजराती साहित्य का इतिहास में 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से गुजराती साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं। उनको पूछा जाए कि गुजराती के इतिहास में कौन से युग है, जरा बताइए, तो नहीं बता पाते। इस युग के महत्वपूर्ण कौन साहित्यकार है, 2-4 नाम बताओ, नहीं बता पाते। देखो ये दिस इज द रियलिटी। ये बिल्कुल अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 17 तारीख को खत्म हुआ, आज 8 तारीख हुई, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। उसके पहले का मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ, आघातजनक अनुभव है। और ऐसा तो कई बार हुआ है, ये कोई पहला इंटरव्यू लेने के मैं नहीं कहा था। इससे पहले 150-200 मैंने इंटरव्यू लिए है, हर एक यूनिवर्सिटी में लिए, हर एक कॉलेज में लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए है। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए, जिस विषय पे उन्होंने पीएचडी किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 5 उपन्यास के ऊपर पीएचडी किया है। चलो, तो 5 उपन्यास जिसके ऊपर काम किया है, उसमें से किसी एक उपन्यास को लेके हम पूछे कि उसमें भी क्या आता है, कौन से पात्र आते हैं और क्या उसका थीम है, तो वो बता नहीं पाते थे। जिन्होंने पीएचडी किया है, इतने साल तक डिग्री ली है, और उसके बारे में भी अगर उनको पूछा जाए तो पता नहीं, और कहते कि हमको जॉब नहीं मिल रही है। फिर मैंने देखा जब अभी 2 तारीख को जीपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो दूसरे ही दिन से फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ, जिनका अब सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग अपना हृदय का भाव प्रकट कर रहे हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए, वो करना चाहिए ना, ये सब एक्सपर्ट सब निकम्मे होते हैं ना, सरकार ऐसी है ना वैसी। पर उन्होंने क्या जवाब दिया इंटरव्यू में, वो देखते नहीं है कि आपको पूछा गया। जब 20 मिनट इंटरव्यू चलता है कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि 2 मिनट में 4 क्वेश्चन छोड़ के पूरे 20 मिनट हर एक कैंडिडेट को दिए जाते थे प्रश्न, जो उनको जवाब देने के लिए। और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 प्रश्न पूछे और नहीं आए, 50। और वो जो बताते हैं कि जिसके बारे में हमको रस है, रुचि है, जो हम पढ़ाते हैं, उसी के बारे में पूछे जाते हैं, तभी उनको मालूम नहीं। दिस इज रियलिटी। ये गुजराती के अध्यापकों की है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सभी सब्जेक्ट की है। अंग्रेज हमारे अलावा दूसरे अंग्रेजी का एक अध्यापिका थी, वो भी इंटरव्यू ले रही थी दूसरे बोर्ड में, तो उनसे पूछा तो बोले कि आपको तो चलिए 1.25 महीने के इंटरव्यू के बाद में 34 कैंडिडेट शायद मिल जाएंगे। हमारे अंग्रेजी में तो ऐसा है, वो बता रही थी, जो जीपीएससी की मेंबर भी रह चुकी है और अंग्रेजी की बहुत सीनियर प्रोफेसर थी, तो बता रही थी कि भी हमारे सब्जेक्ट में तो अगर 30 कैंडिडेट सिलेक्ट करना हो तो 15 मिले तो भी हम खुश हो जाते हैं कि चलो 30 जगह है और 15 को हम ले सके। तो पूरे 30 कैंडिडेट में नहीं सिलेक्ट हो पाते। 3000 कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, 300 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें से अगर 50-60-100 लोगों को बुलाया जाता है तो उसमें से 30 कैंडिडेट वो सिलेक्ट नहीं कर पाते अंग्रेजी में। ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो बता रहे कि हम जितने संख्या होती है उतने कैंडिडेट ले ही नहीं पाते, मिल ही नहीं पा रहे। तो ये रियलिटी है देखा जाए तो ये क्यों है, मैं आपका ध्यान इस और आक्रोश करना चाहता हूँ। इस बार आपसे बात करने का मौका मिला है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मुझे अब कोई करना नहीं है काम, पर आप लोगों की तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, कैरियर पड़ी है, और बहुत कंपटीशन का युग आने वाला है। आप सभी को आगे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर बनना होगा, एसोसिएट होंगे तो प्रोफेसर बनना होगा।
कॉलेज में है तो यूनिवर्सिटी में जाना होगा, प्रिंसिपल बनना होगा, काफी इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। तो एक बात ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन का युग है, ये सही है, इंफॉर्मेशन सब नेट पर अवेलेबल है, ये भी सही है। मुझे कोऑर्डिनेटर ने पूछा कि आपका मुझे बायोडाटा दीजिए, मैंने नहीं दिया, मैंने कहा कि आप ले लीजिए। तो उन्होंने अश्विन भाई को बोल दिया होगा, उन्होंने नेट पर सर्च करके लिए मेरी इंफॉर्मेशन मिल गई। नेट पर अगर प्रसाद ब्रह्मण लिख के आप क्लिक करोगे तो मेरे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मिल गई। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि मैं खुद बोलूं तो ही उनको पता चले, तो इंफॉर्मेशन तो मिलती है। पर आप सभी को मालूम है कि 3 शब्द हमारे शिक्षा विभाग में जब जो लोग काम करते हैं, शिक्षण विद्या में काम करते हैं, अभी शिक्षक दिन गया है 5 तारीख को, आप सबने शिक्षा की बहुत महिमा सुनी होगी। तो आप सभी को मालूम है कि 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ये शिक्षा की पूरी जो प्रक्रिया में, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं भी आज चाहूँ तो 1.5 घंटे में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आप लोग तो तो बहुत बड़े स्कॉलर है, कितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है। पर उसमें मैं क्या देता हूँ, वो तो गूगल में दे देगा, मेरी जरूरत नहीं है। इसके लिए कोर्स करने की क्या जरूरत है? आप अजय, मुझे सुबह कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो अभी हमारा शुरू हुआ क्लास, उसके पहले ही मैंने गूगल से पूछ लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे, तो मिल जाती है। उसके लिए मुझे लाइब्रेरी में जाना नहीं पड़ता है, किसी को फोन पे नहीं करना पड़ता है। कौन बनेगा करोड़पति में तो फोन एक फ्रेंड होता है, यहाँ तो अपना मोबाइल भी काफी है फ्रेंड के लिए, सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पर इससे काम नहीं चलता है। शिक्षा का काम केवल इंफॉर्मेशन देना होता तो फिर कंप्यूटर था, हम तो आपकी और मेरी क्या जरूरत थी? ऑनलाइन 2 साल हमने पढ़ाया, 2-2.5 साल ऑफलाइन क्लासेस आप सबकी ज्यादातर जगह शुरू हो गई है, क्या जरूरत थी? मुझे तो ये भी आश्चर्य हुआ कि ये हमारा कोर्स ऑनलाइन चल रहा है। मुझे लगा था कि अब तो कोरोना खत्म हो गया तो ऑफलाइन होगा, पर जब देखा कि अभी ऑनलाइन चलेगा, अभी 2-4-6 महीना और चलेगा, अगले साल नहीं चलेगा, ऑनलाइन आना ही, ऑफलाइन आना ही पड़ेगा। क्योंकि फेस टू फेस, अभी आप मुझे कंप्यूटर पर देख रहे हैं, मैं आपका देख रहा हूं, पर उससे क्या होता है? फेस टू फेस जब तक बात नहीं होती है तब तक इंफॉर्मेशन तो मिलती है पर नॉलेज नहीं मिलता है। और नॉलेज के लिए थोड़ा गहरे पानी में जाना पड़ता है। ये सब कैंडिडेट जो आते हैं, मैं देखता हूँ उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। मैं पूछता हूँ 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू शुरू डिक्लेयर किया उन्होंने और उनका इंटरव्यू 2 महीने से ज्यादा समय किन लोगों को मिला, क्या पढ़ा आप लोगों ने? तो बोलते सब पढ़ के आए हैं, सब किताबें पढ़ ले ली। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो बोले कि हाँ सब हमें पढ़ा है पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा है? इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो, पढ़ के आए हो, और जब आपको इंटरव्यू देने के लिए आते हो तो बोले कि नहीं अभी नहीं हम बोल पाएंगे। मालूम था, अभी इंटरव्यू शुरू हुआ उसके पहले तक मालूम था, पर अब अंदर आ गए इंटरव्यू रूम में तो क्या हो गया? तो ये है कि इंफॉर्मेशन का नॉलेज में रूपांतर नहीं हुआ। प्रॉब्लम यही है कि केवल इंफॉर्मेशन से बात नहीं चलती है। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, क्योंकि आपने जिस विषय पर पीएचडी किया है उसके बारे में आपको पूछा जाता है कि बताइए 10 मिनट में आपने क्या पीएचडी किया है, और आप बोल नहीं पाते। 5 साल तक आपने काम किया, मेहनत की, पसीना बहाया, बहुत पैसों का खर्च किया और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली, फिर बोला जाए कि आपने जिस सब्जेक्ट में उसके बारे में 10 मिनट में जरा बात कीजिए और 2 क्वेश्चन पूछे जाए उसके, तो बोल नहीं पाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपने इंफॉर्मेशन सब इधर उधर से कलेक्ट कर दी, इकट्ठी करके थीसिस बना दिया और सबमिट कर दिया, डिग्री ले ली, वहां काम खत्म नहीं होता है। ये नॉलेज अगर नॉलेज में कन्वर्ट होता तो ये प्रश्न नहीं होता। हमारे साथ में इंटरव्यू लेने के लिए जो जीपीएससी के जो मेंबर 2 लोग थे बैठे थे, एक तो सिविल इंजीनियर थे और एक एमएससी हुई थी बहन जो कि जीपीएससी के मेंबर है, और मैथमेटिक्स का उनका सब्जेक्ट था। और वो लिटरेचर के बारे में जो प्रश्न पूछती थी उसका जवाब ये लिटरेचर के डॉक्टरेट वाले कोई जवाब नहीं दे पाते थे। मैं उनको पूछता था कि आपको ये कैसे मालूम मैडम? तो बोले कि हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे तब ये सब हमने पढ़ी थी कविता है। वो पूछती है 8वीं 10वीं में जो पढ़ी होगी उन्होंने कई 20-25 साल पहले, और कोई अच्छी, मैंने कहा कौन से स्कूल में आप पढ़ी थी? तो बोले कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, गाँव में, छोटे से गाँव में। तो छोटे से गाँव की कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में जीपीएससी की मेंबर बन जाती है और जो इंटरव्यू में जब
लिटरेचर के गुजराती लिटरेचर वाले को पूछती है कि ये कविता किसने लिखी है, इस कविता की ये पंक्ति है, उसका जरा मीनिंग समझाइए, तो वे नहीं समझा पाते। तो उनको भी आश्चर्य लगता था, हमको भी शर्म आती है कि हमारे क्या हमने इन लोगों को पढ़ाया है, क्या सिखाया कि इतनी सिंपल कविता है और ये उसकी पंक्ति बोल रही है, किसने लिखी वो भी मालूम नहीं, उसका मतलब क्या है वो भी, उसका छंद कौन सा है तो वो भी नहीं बता पाते। तो इसका मतलब कि हम इंफॉर्मेशन से आगे बढ़े ही नहीं, और इंफॉर्मेशन तो भूल जाते हैं। अगर मगज के अंदर नहीं बात गई होगी और उसमें उसका नॉलेज में रूपांतर नहीं हुआ होगा तो कुछ काम में नहीं आएगा। और वहां भी खत्म बात नहीं होती है, आगे तो विजडम तक बात जाती है, पर विजडम की बात छोड़ो, अभी उसकी बात करने के लिए तो घंटे कम हो जाए, 2-4-5 दिन अगर बात करनी पड़े तो विजडम की बात में कर पाऊं, पर नॉलेज तक तो होना चाहिए ना। तो ये तब होगा जब पहली बात की हम उसमें इंटरेस्ट लेना पाएंगे, और सच्चे दिल से हमको रस इंटरेस्ट है तो एक बार पढ़े हम सालों बाद भी भूल नहीं पाते हैं। और बिना इंटरेस्ट के पढ़ो तो अभी पढ़ो, 10 मिनट बाद पूछो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब सबका अनुभव है, तो हमको ये इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए पर साथ में उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब सीधे सब्जेक्ट पे आते हैं मैं कि हम लिटरेचर के अलग है, स्टूडेंट्स है, अध्यापक भी है, कोई भी भाषा साहित्य के साहित्य के अध्यापक, ये तो बहुत क्लियर है। तो साहित्य के लिए हमारा कौन सा रोल मॉडल है, किसकी ओर देख के हम आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने तो कहा है, आप सबने ज्यादातर लोगों ने पढ़ा भी है, उन्होंने बोला कि हम जो क्लासिक्स है उनका अध्ययन करना चाहिए। हर एक भाषा में क्लासिक्स होती है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी भाषा में या संस्कृत भाषा में है, गुजराती में भी है, तमिल में भी है, उर्दू में, सभी भाषा में क्लासिक है। कौन सी क्लासिक है आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सी क्लासिक्स है अपनी भाषा में, जब से शुरू हुई भाषा, हमारे भारत की सभी भाषाएं 800-900 साल पहले शुरू हुई है, तमिल को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के, ये पुरानी भाषा है। बाकी अधिकांश जो भारतीय भाषा है वो 12वीं 13वीं शताब्दी में शुरू हुई है, और मध्यकालीन साहित्य सभी का है, हर एक भाषा का है। मध्यकालीन के जो कुछ माइलस्टोन है, मैं गुजराती की बात करूं तो 700 साल का हमारा मध्यकाल है, 1150 से लेके 1850 तक, पूरे 700 साल। और उस 700 साल में 7 भी मेजर राइटर्स नहीं है, ये जान के दूसरी भाषा वालों का आश्चर्य होगा, गुजराती वालों को भी होना चाहिए कि 700 साल का जो मध्यकालीन गुजराती साहित्य है, उसमें अगर मैं किसी भी गुजराती के अध्यापक को, कोई यूनिवर्सिटी का हेड होगा, डीन होगा, उनको भी अगर मैं पूछूं कि भाई आप मध्यकालीन साहित्य के 7 श्रेष्ठ कवियों का नाम दीजिए, क्योंकि वो तो उस समय कविता थी, गद्य में तो था नहीं, तो एक भी 7 नाम नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि 7 है ही नहीं, केवल 6 है। 700 साल के मध्यकालीन गुजराती साहित्य में श्रेष्ठ जिसको कहा जाए, माइलस्टोन कहा जाए, ऐसे केवल 6 साहित्यकार है, 6 पोएट्स है। चलो 6 है, अच्छी बात है, 7 नहीं है तो कोई बात नहीं, 6 तो है ना, 6 है तो 6 का नाम तो आना चाहिए ना आपको। जितने भी कैंडिडेट आए थे 590, सभी को मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हर एक को, कि भाई मध्यकालीन साहित्य के 6 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का नाम दीजिए। आपको जान के दुख होगा कि ये 590 में से पूरे 2-4 भी मुश्किल हो गए जो 6 नाम गिना सके होंगे। 6 नाम सभी ने गिना है, पर 6 सर्वश्रेष्ठ नहीं, 3-4 श्रेष्ठ होंगे, दूसरे 2-4 मीडियोकर भी उनके घुस जाएंगे। अभी ये क्यों ऐसा होता है? वो मध्यकालीन साहित्य का इतिहास बड़े अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हुए हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ लोग तो बताया कि हम वो पढ़ा भी रहे हैं कई सालों से, तो भी आपको मालूम नहीं है कि भी कौन से 6 माइलस्टोन है। और ऐसी बात मध्यकालीन साहित्य में ऐसे कवियों की संख्या 3000 है, ऐसा नहीं है कि 6 है, 6 तो मैं श्रेष्ठ 3000 कवियों जो है हमारे जो कोर्स है मध्यकालीन साहित्य का, उसमें देखो तो 3000 कवियों के बारे में बताया गया है, और उन 3000 में से श्रेष्ठ 6 निकल आए, और कृतियों की संख्या तो उससे भी बहुत ज्यादा, 3000 नहीं, 10-12 निकलेंगे। इतनी कृतियां मध्यकालीन की अवेलेबल है अभी, जिसके नाम भी हम बता सकते हैं। उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ कितनी है, तो वो भी 6 से ज्यादा नहीं बनती, 7 काटनी हो तो मुश्किल पड़ जाए, तो 6 ही है मध्यकालीन साहित्य की सर्वश्रेष्ठ। हर एक स्वरूप की एक कृति आप देखना चाहे तो 6 निकलती, और 6 निकलती है, अच्छी बात है। अब हर एक गुजराती के अध्यापक को मालूम होना चाहिए कि 6 कौन सी किताबें हैं, पर दुर्भाग्य से 1% या 2% लोगों को भी ये मालूम है, बाकी को पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं? अब
6 कृतियों का नाम आपको याद नहीं? आप 12 साल से पढ़ा रहे हो गुजराती लिटरेचर, और उसके पहले 12 साल पढ़े थे आप, 24 साल पढ़े, और उस साहित्य की 6 श्रेष्ठ कृतियों का नाम तक नहीं, उस कृति के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात ये है। पर उसका नाम तक आप नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे? इंटरेस्ट नहीं है। तकलीफ ये है, अगर जिसको इंटरेस्ट है उसको तो मालूम होना चाहो जाए। कोई इस बार वो 6 किताबें वो पढ़े चुके हैं, ऐसा नहीं है। वो 6 किताब में से वो पसार भी हुए हैं, कहीं पढ़ी, कई साल तक पढ़ाई भी है। पर जब उनको वो ये मालूम नहीं कि गुजराती की माइलस्टोन किताब है। अब मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है, सरल है, कि पूरे भारतीय साहित्य, मैंने अभी बताया कि जो है इसमें तमिल और संस्कृत तो को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो 2000 साल से भी पुरानी भाषाएं हैं और उनका लिटरेचर है। पर बाकी जो भी भारतीय भाषा है वो हजार साल का उनका इतिहास है, उनको छोड़ो। जिसको अर्वाचीन साहित्य बोलते हैं, जो मेरा क्वेश्चन आप समझ लेना कि अर्वाचीन साहित्य कहते हैं हर एक भाषा में, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसका समय कौन सा है? तो 1850 के आसपास शुरू हुआ हर एक भाषा में। उसके पहले मध्यकालीन था, 1850 कोई तो 5 साल पहले, किसी 5 साल बाद में शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। यानी कुल मिला के 175 साल से ज्यादा अर्वाचीन काल किसी भी भाषा का नहीं है भारतीय भाषा में। तमिल हो तो भी, संस्कृत की तो बात छोड़े, क्योंकि उसमें तो आप बोलते इतना लिखा है, पर बाकी सभी भारतीय भाषा में 250 साल का अर्वाचीन साहित्य का समय है, 1850 से लेके 2022 तक। अब हर एक भाषा में आप देखो, ये 250 साल में कितनी किताबें पब्लिश हुई? तो हजारों की संख्या में, हर एक भाषा में हजारों की संख्या में किताबें पब्लिश हुई। अब उसके बारे में तो आप लोग ना, स्वाभाविक है, उसमें से 10 किताबों के नाम पूछे तो आप शायद बता पाए। पर मैं प्रश्न ये पूछता हूँ कि पूरी भारतीय भाषाओं की, मैं कोई एक भाषा गुजराती या हिंदी या मराठी की नहीं पूछा, पूरी भारतीय भाषाओं की 250 साल का जो अर्वाचीन युग है, उसकी 2 किताबों का नाम मुझे दीजिए। लेखक का नाम तो बाद में आएगा, पर किताबों का नाम जो भारतीय साहित्य की श्रेष्ठ नहीं है, विश्व साहित्य में भी श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं तो आप एक नाम तो शायद अधिकांश लोग तुरंत दे देंगे, मुझे मालूम है कि एक का नाम तो आप तुरंत दे देंगे। और कौन सी किताब देंगे? मालूम है आप सभी को कि जिसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। तो भारत में से तो आज तक एक क्यों ही मिला है, 1900 के आसपास शुरू हुआ वो, तो 125 साल से वो चल रहा है, 122 मान लीजिए 122 साल से चल रहा है, तो 122 साल तक नोबेल प्राइज हर एक भाषा मिला, 122 लोगों को मिला, ऐसा मान लीजिए, हर साल मिला होगा एक। तो उसमें से भारतीय साहित्य में केवल एक को ही मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को, हम आप सबको मालूम है, और उनकी किताब का नाम भी आपको मालूम है, गीतांजलि। तो ये नाम तो आप तुरंत दे देंगे कि जो विश्व साहित्य में ये पिछले 200 साल की श्रेष्ठ। दूसरी किताब कौन सी है? क्योंकि दूसरा किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, दुर्भाग्य से, मिलना चाहिए था पर नहीं मिला है। तो अब दूसरी ऐसी ही किताब है, और वो भी रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई है, मातृभाषा। जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था क्या नोबेल पुरस्कार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसको बोलते हैं साहित्य का, वो मिला था। उन्होंने लिखा था कौन सी भाषा में? गीतांजलि। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि वो बंगाली में लिखी गई। हाँ, उनको पुरस्कार बंगाली गीतांजलि के लिए नहीं मिला, क्योंकि वहां जो कमेटी बैठी थी जो उसका निर्णय, उसमें से किसी को बंगाली आता नहीं था। तो बंगाली में अगर लिखा होता तो उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता, क्योंकि वो तो 1910 में पब्लिश हो गई थी गीतांजलि बंगाली में। और अगर उन्होंने खुद उसके जो उनमें तो 150 के करीब कविताएं थी, गीत थे सब उनके 150 के आसपास, तो उन सभी का उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया। उसमें से 53 का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, वो 150 काव्य जो थे ओरिजिनल गीतांजलि, उसमें से 53। और बाकी उनके जो दूसरे 5-7 काव्य संग्रह थे अलग अलग, उसमें से किसी में 5, किसी के 7, किसी में 10 ऐसी गीत रचनाएं उन्होंने लिखी। गीतिमाल्य है, ख्या है, फिर नैवेद्य है, ऐसे तो दूसरे उनके संग्रह, उनमें से भी कुछ लिए। और टोटल उन्होंने वैसे दूसरे 50 काव्य उन्होंने पसंद किए अपने करीब 10 और काव्य संग्रहों में से। उसमें अचलायतन जैसा नाटक भी आ गया, उसका भी एक गीत उसमें है। तो ऐसे तो 50 और मिलाए, तो
50 दूसरे काव्य संग्रह की, 53 गीतांजलि की, ऐसे टोटल 103 काव्यों का उन्होंने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया। और वो किताब लेके वो इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए, उनके फ्रांकेनस्टाइन जो उनके मित्र थे उनको उन्होंने दिया, जो तो वैसे बड़ा स्थपति था, चित्रकार था बहुत, और उनको दिया। और उसको कुछ लिटरेचर वालों से संपर्क था, W.B. येट्स वगैरह, तो उन लोगों को उन्होंने दिखाई कि देखो मेरे मित्र ने लिखी है, अंग्रेजी देख रही है। तो W.B. येट्स तो देख के दंग रह गया, अरे इतनी अच्छा कविता ये लिखता है भारत का एक आदमी। और फिर उसने तो कहा कि ये अंग्रेजी में पब्लिश कर दीजिए, तो पब्लिश भी होगी। वहां के ऑक्सफोर्ड प्रेस ने उसको पब्लिश किया, 1912 में पब्लिश हुई अंग्रेजी किताब, जिसमें 103 उनके काव्य थे। और उसकी प्रस्तावना भी W.B. येट्स ने लिख दी, उन्होंने लिख दी कि चलो ये इतना, अपने में से ज्यादा लोगों ने पढ़ी होगी, तो बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर जब 2013 में नोबेल प्राइज देने की बात आई, तो तब तक तो वो पब्लिश होने के बाद 1 साल में उसकी 10-12 एडिशंस पब्लिश हो गई थी और बहुत पॉपुलर हो गई वहाँ, क्योंकि इंग्लैंड में पब्लिश हुई, वहाँ के मैगजीन्स में छपा गया उसमें बारे में, तो लाइमलाइट में आ गई। और जब 2013 के नोबेल प्राइज के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, उसकी जो कमेटी थी नोबेल प्राइज, तो एमिल जोला का नाम उसमें तो आगे था कि उनको देना चाहिए। पर किसी एक मेंबर ने कहा कि नहीं नहीं, ये किताब भी जरा देखने लायक है, गीतांजलि अच्छी है, और सबने देखा और फिर सिलेक्ट हो गई और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। न रविंद्रनाथ को पता था, न भारत में किसी को पता था कि नोबेल प्राइज क्या साहित्य के लिए मिल सकता है, क्योंकि वो 1913 तक रविंद्रनाथ को बंगाल के बाहर भी कोई लोग ज्यादा नहीं जानते थे, और बंगाली साहित्य में भी उनको बहुत बड़े साहित्यकार नहीं माना जाता था। वहां तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मान था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की महिमा थी, तो ऐसे थे, वो बड़े बड़े साहित्यकार थे। रविंद्रनाथ तो छोटे थे, लिखते थे, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर का लड़का है, लिखता है, कुछ मैगजीन वगैरह निकालता है, अच्छा लिखता है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भारत में भी उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, पर उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जैसा पाया। उनको तो बहुत दुख हो रहा था कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और ऐसे, तो उन लोगों को दिया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी है, अच्छी है, चलेगी, और ट्रांसलेशन भी हो गया और उनको नोबेल प्राइज मिला। अब सबको पता है कि अगर वो अनुवाद नहीं हुआ होता तो आज तक शायद 2022 तक भारत के किसी भी साहित्यकार को नोबेल प्राइज मिलता है या नहीं, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि 122 साल में 122 लोगों को उन्होंने नोबेल प्राइज दिया है। पर आप सबको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एशिया में से कितने लोगों को मिला? तो पूरे एशिया खंड के पहले नोबेल प्राइज विनर, और वो तो आपको मालूम है कि केवल लिटरेचर में नहीं मिलता है, इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, मेडिसिन में भी मिलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मिलता है, और अब तो पीस के लिए भी दिया जाता है ना, 6-7 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज मिलता है ना, हर साल 6-7 लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है अलग अलग कैटेगरी। पर लिटरेचर की बात हम करें तो वो 1913 में पूरे एशिया खंड से, भारत से नहीं, एशिया खंड से किसी भी फील्ड में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद में हमारे देश में से फिर फिजिक्स के लिए किसी को दिया गया, रमन को दिया गया, इकोनॉमिक्स के लिए किसी को दिया गया, अमर्त्य सेन को, वो सब मिले हैं कुछ लोगों को, उनकी बात बाद में करेंगे, तो मिलता है। पर उसके बाद एशिया खंड में से और किसी कौन कौन को नोबेल प्राइज मिला, ये मेरा प्रश्न आप सभी को है। अभी 101 कैंडिडेट आप सुन रहे हो, तो ये मेरा आपसे प्रश्न है। अगर ऑफलाइन होता तो मैं क्लास में पूछता, हाथ ऊंचा करा ले, किसको मालूम है, यहाँ में पूछा, आप अपने आप को पूछिए कि आपको मालूम है कि एशिया खंड में से रविंद्रनाथ टैगोर के बाद 1913 में उनको मिला, तो 110 साल करीब होने का है, और किन किन लोगों को मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज? एक क्वेश्चन आपका है। मुझे दूसरा किसको मिला मालूम था, वो तो मैं 68 से जानता हूँ, 68 में दूसरा, यानी 1913 के बाद 68 में दूसरे एशियन राइटर को नोबेल प्राइज मिला, ये मुझे मालूम था। और वो जापानीज थे, शायद आप में से कोई जानता होगा, एक दो, और उनका नाम था यासुनारी कावाबाता। तो यासुनारी कावाबाता को मिला था 68 में, ही वाज द सेकंड एशियन राइटर। और आज तक जो एशिया के साहित्यकार को मिला है, तो वो भी ज्यादा नहीं है, टोटल 5 है।
मैं आपको क्लू भी दे देता हूँ, टोटल 5 है। तो 2 का तो नाम मैंने दे दिया, रविंद्रनाथ, और दूसरे हो गए यासुनारी कावाबाता। उसके बाद 3 साहित्यकारों को मिला है, एशियन साहित्यकार। कौन है? गूगल को पूछ ला, 2 मिनट में मिल जाएगा सर, मोयान एंड इशिगुरो फ्रॉम जापान। जापान में से 2 लोगों को मिला, एक को मिला था ये यासुनारी कावाबाता को, और उसके बाद में भी एक को मिला है और इशिगुरो, काजुओ इशिगुरो। एग्जैक्टली। और बाकी अब बचे सर, और एक मोयान है जो चाइना से है, एक चाइना से मिला है, जो मिला कब? 2012 में मिला है, यानी 100 साल बाद, 1930 के बाद दूसरा चाइना को मिला, भारत को मिला, चाइना को। और देखो इतना बड़ा चाइना देश, उसको एक ही नोबेल प्राइज मिला है और 2012 में मिला। ठीक है, अभी चाइना बहुत गर्व करता है दुनिया में, पर एक ही। तो 4 का नाम तो हो गया, अब एक 5वां नाम है, अब ढूंढ लेना। वो एक एशियन कंट्री है, बहुत फेमस राइटर है वो एशिया का। तो 5 लोगों को मिला है, 4 का नाम तो आपको मिल गया, 5वां है तो तुर्क आपको मिल जाएगा। तो उसमें करने से तुर्की का है, मैं नाम भी दे देता हूँ, तुर्कस्तान का। तो इतने ही मिला है। अब ये इंफॉर्मेशन तो आपको सबको मिल गई। अगर इसकी एग्जाम दी जाएगी तो मैं पूछूंगा तो आप तो माहिती दे देंगे, पर इतने से काम नहीं चलता है ना। अगर 2 साल बाद आपको किसी ने क्वेश्चन किया कहीं पर इंटरव्यू में लिए, क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब जाओगे आप 2-3 साल 7 बाद और फिर पूछेंगे कि भी एशिया में से किन किन को मिला है, तो आप बोलेंगे कहा ये हमने 2022 में रिफ्रेशर किया था गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन, उसका वो एक विषय ब्रह्मपट करके था, उन्होंने बताया था। तो ये इंफॉर्मेशन अगर नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको हमेशा याद रहेगा। मुझे यासुनारी कावाबाता का नाम ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको 68 में मिला, तभी उनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था और आज तक मेरे कई लेक्चर में उनका मैंने जिक्र भी किया है, कोई दूसरे संदर्भ में किया है, वो यहाँ मैं करना नहीं चाहता हूँ, अलग बात है। मेरे ओरिएंटेशन कोर्स में मैं ये उनका हर बात याद करता हूँ, तो ये अलग बात है, क्योंकि अब रिफ्रेशर है और लिटरेचर का है, तो उसमें वो बात लाना नहीं चाहता। पर वो था क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज मिलने के बाद सुसाइड किया था, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ कि रविंद्रनाथ को 13 में मिला, 41 में उनकी डेथ हो गई, अच्छी तरह से जिए और मस्ती से मरे थे अपने ही घर में, जिस घर में पैदा हुए थे कोलकाता के जो अपने मकान में, उसी में उन्होंने अंतिम श्वास ली थी 80 इयर्स की उम्र में, 80 साल, और बहुत आनंद से मरे थे। और ये यासुनारी कावाबाता जो दूसरा एशियन राइटर है, उसको नोबेल प्राइज मिला, उसके कुछ 2-3 साल बाद वो सुसाइड करके, जिसको जापानीज में हाराकिरी कहते हैं, करके मर गया। क्यों मरा था वो दूसरी बात होगी, समझ लीजिए, पर ये बात है। तो 2 राइटर्स और बाकी 5 राइटर्स मिले। अब अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप उसमें देख के तो तुरंत बता पाएंगे कि ब्लैक राइटर्स को कितने को नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि अभी जो लास्ट मिला है ना 2021 का, वो एक ब्लैक राइटर को मिला है। अभी उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा हमारे एक मैगजीन में, उसका टाइटल मैंने ऐसा रखा था कि श्याम शरणार्थी साहित्यकार। उनका साहित्यकार तो है, पर वो श्याम भी है, यानी कि ब्लैक भी है और शरणार्थी भी है, रेफ्यूजी है। ऐसे साहित्यकार को मिला है जो अफ्रीका के जाम्बियार का रहने वाला था। 18 साल की उम्र में उसको वहां से भागना पड़ा और घूमते घूमते बेचारा इंग्लैंड चला गया मुश्किल से, और वहां शरणार्थी की जिंदगी जी रहा था। और उसमें से फिर वो अंग्रेजी का प्रोफेसर बन गया, अंग्रेजी में उसने लिखा, और 2021 में उसको नोबेल प्राइज मिला है। अब्दुल रज़ाक, बराबर है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह उसका नाम है, और नॉवेलिस्ट है, बहुत अच्छा नॉवेलिस्ट है। उसने अंग्रेजी में लिखा है, ऐसे उसकी मदर टंग तो अफ्रीका की स्वाहिली है, लैंग्वेज है, पर अपनी मातृभाषा में उसमें उसके उपन्यासों में स्वाहिली भाषा के शब्द वाक्य वगैरह आते हैं, तब लिखा है उन्होंने। और प्रोफेसर भी अंग्रेजी का था इंग्लैंड में, वहां ही इंग्लैंड में रहता है, तो उनको मिला। पर और भी 3 ब्लैक साहित्यकारों को मिला है, टोटल 4 को मिला है। उसके पहले तो आप गूगल पे सर्च कर देना, उसमें एक लेडी भी है, और बाकी जो है तो 4 ऐसे साहित्यकार। और हमको इसमें इंटरेस्ट इसलिए होना चाहिए कि हम लिटरेचर का है, और लिटरेचर की जो माइलस्टोन साहित्यकार किसको हम गिनते हैं कि जिसको नोबेल प्राइज मिला। अब 100% ना हो तो भी 90% तो उनका कुछ प्रदान हुआ,
मैं हर बार साल पिछले 5-7 साल से यही हर एक नोबेल प्राइज विजेता के बारे में आर्टिकल लिखता हूँ गुजराती में। गुजराती के अध्यापकों को, गुजराती की पब्लिक को मालूम तो पड़े कि हर साल किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी मैं लिखता हूँ कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो ये है पिछले 56-57 साल से दिया जाता रहा है, तो किन किन को दिया मिला है आज तक और क्यों मिल रहा है। गुजराती के केवल 4 ही साहित्यकार को मिला है। गुजराती के सभी अध्यापकों को मालूम होना चाहिए और होगा ही, सही है। पर बाकी लोगों को अगर पूछा जाए और भाषा वाले को कि गुजराती के 4 कौन से साहित्यकार को मिला, तो नहीं पता होगा। पर चलो, आपकी जो भी भाषा है, अगर आप बंगाली है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्ला में किस किस को मिला। पहला ताराशंकर बंदोपाध्याय को मिला, तब से लेकर शंख घोष तक या जितने भी हो गए अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार की संख्या 4 से ज्यादा है, शायद 7-8 भी होंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए और उनका क्या प्रदान है मालूम होना। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी में किन कौन को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, कब कब मिला है, मालूम होना चाहिए। तो ये ऐसे तो इंफॉर्मेशन है, पर हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि ये साहित्यकार है, दिग्गज साहित्यकार है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 65 में किसको दिया गया था, तो आप में से साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनको शायद तुरंत मालूम आ जाएगा कि हाँ, मलयालम कवि को मिला था। फिर वो सर्च करोगे तो नाम आ जाएगा कि अजी शंकर कुरुप, मलयालम साहित्यकार, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 65 में मिला। अभी 2 साल पहले भी एक मलयालम कवि को मिला, अक्कीतम, जो जिनका ज्ञानपीठ मिलने के 6-8 महीने बाद देहांत भी हो गया लास्ट ईयर, तो अक्कीतम को मिला। तो ये जी शंकर कुरुप और अक्कीतम, उसके बीच में भी 5-7 मलयालम साहित्यकार हो गए। तो मलयाली भाषा का अगर कोई अध्यापक है तो उनको तो मालूम होना चाहिए। पहला, हम लोगों को सभी ना मालूम, कोई बात नहीं, 2-4 के बारे में। कन्नड़ में बहुत सारे साहित्यकारों को मिला है, एक का सबको मालूम होगा क्योंकि वो बहुत फेमस आर्टिस्ट है और कलाकार है, गिरीश कर्नाड, तो उनका नाम सबको मालूम होगा। पर बाकी कौन है कन्नड़ के, तो ढूंढना पड़ेगा। कन्नड़ भाषा वालों को या वहाँ के तमिल भाषा वाले हैं उनको शायद पता हो, तेलुगु वाले को पता हो शायद हो। तो होना चाहिए कि तमिल, साउथ की जो 4 भाषाएं हैं उसमें कौन कौन को कितने को मिला है, और आपको अपनी भाषा में कितने को मिला ये जानना चाहिए। जो लास्ट अभी मिला 2021 में, वो तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी और कोई भी भाषा आप में से किसी की भाषा नहीं होगी ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई कोंकणी का अध्यापक हो। और जो मिला है 2021 में वो कोंकणी साहित्यकार को मिला है। तो कोंकणी भाषा जो बहुत मेजर लैंग्वेज नहीं है और भारत की मान्य भाषा है, तो उसके एक साहित्यकार, और नॉट द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, सेकंड है, उसके पहले भी एक को मिल चुका है। किसको मिला है आपको ढूंढना चाहिए। मराठी के वाले हो तो आपको खास मालूम होना चाहिए, क्योंकि मराठी और कोंकणी तो पास की भाषा है। मराठी में बहुत सारे लोगों को मिला है, तो ये हमको मालूम होना चाहिए, और उनकी कौन सी किताब को मिला ये भी मालूम होना चाहिए। अब इतना ही नहीं है, अगर मराठी साहित्यकार में पूछो किसको मिला तो आप बोलेंगे हाँ, अभी से खांडेकर को मिला था, ठीक है, कौन सी किताब के लिए, आप बोलेंगे ययाति, उनका उपन्यास था, ययाति के लिए मिला, ठीक है, पढ़िए आपने। अब मराठी तो आप में से सब लोगों को मालूम नहीं होगी, जो मराठी होगा उनको मालूम होगी। ये अनसुया पाटिल है, उनको मालूम होगा कि मराठी में उन्होंने पढ़ी होगी, पर गुजराती वाले को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, क्योंकि उनका गुजराती ट्रांसलेशन हो चुका है। तो गुजराती के अध्यापकों को मालूम है कि गुजराती ट्रांसलेशन उसका हुआ है ययाति का, और उन्होंने पढ़ी, वो यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में आती है कई जगह। उपन्यास का फॉर्म कहीं पढ़ाना हो तो मराठी की कृति आती है। साउथ की चित्रप्रिया जो उपन्यास साउथ की थी, जिसके बारे में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो भी हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में आ गई है, तो उसका अनुवाद हुआ है। अब तमिल तेलुगु तो हमको मालूम नहीं है, पर अनुवाद हुआ है तो मालूम। तो अनुवाद का ये महत्व है, अनुवाद कृति के द्वारा ही हम जानते हैं। अभी ये कोई अफ्रीकन राइटर को मिला है नोबेल प्राइज, तो अफ्रीका की स्वाहिली भाषा तो हम जानते भी है, हमारे कोई नहीं, पर वो कृति है। अगर चीन का एक राइटर को नोबेल प्राइज मिला है, जापान के 2 राइटर्स के मिले हैं, तो उनकी जो कृतियों के लिए मिला है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है, और होगा तभी मिला होगा, अंग्रेजी में नहीं हुआ होगा तो नहीं मिलेगा। ये तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी भाषा में आपने लिखी है, और कितनी भी बढ़िया किताब हो, पर अगर अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। गुजराती की मैं एक बात बताऊं, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो उमाशंकर जोशी को मिला, तुरंत ही मिला, वो 65 में शुरू हुआ, दूसरे ही साल
66 में मिल गया, क्योंकि वो बहुत दिग्गज साहित्यकार थे और बड़े कवि थे। मिला उनको, उनके साथ में कुटप्पा जी को भी साथ में दिया गया, दोनों को साथ में, क्योंकि वो भी वहाँ के बहुत बड़े दिग्गज साहित्यकार के साथ थे। दोनों को साथ में दिया गया 50-50% पर मिला उमाशंकर जोशी। और उनके सब महत्वपूर्ण काव्य संग्रह थे, उनका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो चुका था। उसके बाद जो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दूसरे कवि को मिला हमारे यहाँ गुजरात में, उनका नाम है राजेंद्र शाह। अब उमाशंकर 1911 में पैदा हुए थे और राजेंद्र शाह 1913 में, 2 साल का ही उनके बीच में अंतर है। और वो भी 51 में उनका पहला काव्य संग्रह ध्वनि पब्लिश हो गया। और उससे बहुत बड़े कवि उमाशंकर के, जितने ही बड़े उतने ही दिक्कत गुजराती के लोग जानते हैं कि बहुत बड़े साहित्यकार थे। पर उनको नोबेल प्राइज कब मिला मालूम है? 2001 में मिला, जब उनकी एज 90 ईयर्स से ज्यादा थी, 90 ईयर्स के करीब हो गए, 88, क्योंकि 1930 तो 88 ईयर्स की उम्र में उनको मिला। और ये जब मिला तब उनको अभिनंदन दे रहे हैं हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार धर्मवीर भारती, जो किसी जमाने में धर्मयुग नामक एक साप्ताहिक पब्लिश होता था, उसके एडिटर थे। अरे हिंदी के वालों को मालूम है कि हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं धर्मवीर भारती। उनका अंधा युग वगैरह उपन्यास, ये नाटक वगैरह उपन्यास बहुत फेमस है उनके। तो ये धर्मवीर भारती ने उनको अभिनंदन दिया, और अभिनंदन देते हुए क्या कहा मालूम है? कहा कि राजेंद्र भाई, मैं आपको अभिनंदन तो देता हूँ आपको ज्ञानपीठ मिलने पर आश्वासन भी इसलिए कहना चाहूंगा कि ये पुरस्कार आपको 20 साल पहले मिलना चाहिए था। क्योंकि 20 साल पहले, यानी 2001 में जब उनको मिला, तो 1981 में जब ज्ञानपीठ के लिए कमेटी बैठी थी जिसमें धर्मवीर भारती मेंबर थे, तो बोले कि उस टाइम भी आपका नाम भी सबसे टॉप पर था और सब लोग कह रहे थे कि राजेंद्र शाह को देना चाहिए 1981 में। पर बाकी मेंबर्स ने कहा कि ठीक है, गुजराती के बड़े साहित्यकार हो, हमको जब दिखाइए उनके काव्य हिंदी में अंग्रेजी में, तो थे नहीं। तो जिन लोगों ने उनका नाम प्रपोज किया तो वो बोले कि नहीं, हिंदी में कि इंग्लिश में तो उसके नहीं ट्रांसलेशन हुआ। तो वो बाकी मेंबर ने बोले कि हम कैसे आपको सपोर्ट करें, हमको जब मालूम नहीं है कि वो कैसे कवि है, तो नहीं मिला। फिर वो कविताओं का अनुवाद होके हिंदी और अंग्रेजी में पहुंचने में 20 साल लग गए। देखो, गुजराती के अध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतने हम धीरे थे। जब 1981 में अगर उनको मिलने चाहिए था, नहीं मिला, हमको पता भी चला कि उनका अनुवाद, तो 2 साल में ट्रांसलेशन हो गए होते तो 2 साल बाद मिल जाता। ट्रांसलेशन होने में 20 साल लग गए। और जब 2001 में कमेटी बैठी तो उनके सामने फिर उनके कविताओं के हिंदी में और अंग्रेजी में चयन रखे गए, तो सबने देखा कि नहीं, सब मेजर पॉइंट और बहुत अच्छे कवि, उनको दे दिए। अब वो तो 88 साल तक जिंदा रहे तब उनको मिला। अगर 87 ईयर्स में वो मर गए होते तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलता, क्योंकि मरे हुए को दिया नहीं जाता है, समझ गए? तो ये ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस है। और रविंद्रनाथ को 51 ईयर्स में नोबेल प्राइज मिल गया। क्यों? क्योंकि उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो गया था। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का ये व्यवहारिक उपयोग है, पर ये है। और दूसरा उपयोग ये है कि आपको पढ़ा रहे हैं जब, और आप जिस स्वरूप की कृति को पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको उपन्यास में इंटरेस्ट है, तो उपन्यास आप पढ़ा रहे हैं अपनी भाषा में, तो दूसरी भारतीय भाषाओं में कौन से दिग्गज उपन्यास हुए हैं, माइलस्टोन जिसको कहते हैं, वो आपको जानना है। तो आपकी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ होगा तभी जाने देंगे, और आपकी भाषा में नहीं हुआ तो कम से कम इंग्लिश में और हिंदी में हुआ होगा, तो आप उनको पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे। क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं में आपको मालूम होगा कि एक कंपैरेटिव लिटरेचर नामक सब्जेक्ट भी आजकल पिछले 20 साल से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप में से कुछ लोग तो उसमें काम भी कर रहे हो कि कंपैरेटिव लिटरेचर के बारे में। तो कंपैरेटिव लिटरेचर में केवल अपनी भाषा की या एक भाषा की कृति की बात नहीं होती है। वो मालूम है कि उसमें कम से कम 2 भाषाएं चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3-4, तो मिनिमम 2 भाषाएं और उनकी कृतियां, उसमें जो साम्य है वैषम्य है उसकी चर्चा की जाती है। तो ये कब संभव होगा? अब देखो, मेरी जो उपन्यास का जो जिसको जिक्र किया उन्होंने, जिसके ऊपर मुझे अकादमी अवार्ड मिला था, तो वो बंगाली भाषा की कृति है। कमल दास की अमृतस्य पुत्री, ये बंगाली राइटर, और उनकी भी पहली उपन्यास बंगाली में लिखी, उनकी पहली उपन्यास थी अमृतस्य पुत्री, जिनको भी साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था कृति के लिए जो मिलता है। और उसका जो मैंने गुजराती ट्रांसलेशन किया, वो
उसको 5-6 साल बाद 1967 में मिला, तो उसके लिए भी मुझे अनुवादक का मिला। तो ये कृति महत्वपूर्ण थी, बंगाली साहित्य में भी थी और पूरी भारतीय भाषा। जब गुजराती में वो पब्लिश हो गया तो कंपैरेटिव लिटरेचर का जहां जहां भी प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है वहां वो टेक्स्ट बुक बन गए। क्योंकि गुजराती में कुंदनिका कापड़िया ने 7 पगला आकाश में एक बहुत ही नारीवादी उपन्यास तो लिखा था, पर ऐसी और भाषा में कौन से, तो हिंदी में एक आध दो मिल गई, तो मंजू भंडारी है जो है, उनकी कोई किताब मिल गई, तो बंगाली में तो ये कमलदास की है। तो ऐसी 2-3 किताबों को लेके वो कंपैरेटिव लिटरेचर का अध्ययन होने लगा। तो ये तभी होता है, हिंदी में तो गुजराती वाले पढ़ लेते हैं और बंगाली तो सबको मालूम नहीं, तो उसका ट्रांसलेशन जब हुआ तो सब पढ़ने लगे और कंपेयर भी करने लगे कि हाँ दोनों में काफी साम्य है और दोनों का अप्रोच भी अलग अलग है कुछ मामलों में। तो इसके लिए कंपैरेटिव लिटरेचर का जो अध्ययन करते हैं, कराते हैं या करना चाहते हैं उसमें का, उनके लिए तो ये ट्रांसलेशन मस्ट है, उसके बिना काम ही नहीं चल पाए। तो ये बात है। अब आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी भाषा के अध्यापक हैं और आपको आगे बढ़ना है, आपका नाम बनाना है, सबको बनाना चाहिए। केवल आगे पोजीशन मिले हो तो अच्छी बात है, असिस्टेंट है तो एसोसिएट बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कहीं पर डीन बन जाए, कोई वीसी बन जाए, पीवीसी बन जाए, तो अच्छी बात है बनना। पर अगर लिटरेचर में आपको आपका नाम बनाना है और अपने पूरे प्रांत में नहीं भारत भर में बनाना है, क्यों उमाशंकर जोशी को पूरे भारत भर के साहित्यकार जानते थे, क्यों सुनील गंगोपाध्याय बंगाली के राइटर थे पर पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानते थे, क्योंकि उनके साहित्य का पूरे भारतवर्ष में अनुवाद हुआ है। उनके उपन्यासों का कितने गुजराती में भी, किसी को पूछोगे भी सुनील गंगोपाध्याय तो हाँ मालूम है आपको, स्वर्गीय नीचे मानुष उन्होंने लिखी हुई थी, वो क्योंकि गुजराती में अनुवाद उसका हो गया था और सबने पढ़ी भी है। तो ये है, शरद बाबू की सभी किताबों का गुजराती में अनुवाद हो गया है, रविंद्रनाथ के भी 99% लिटरेचर गुजराती में अवेलेबल है। तो जो बंगाली नहीं जानते हैं वो भी शरद बाबू को जानते हैं, रविंद्रनाथ को जानते हो, ये वंदे मातरम के जो लेखक है जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास लिखा, तो भारत की करीब सभी भाषाओं में अवेलेबल है। आप पढ़ सकते हैं कि उस जमाने में जब अर्वाचीन गुजरात साहित्य का शुरू हुआ था तब ऐसे उपन्यास बंगाली में लिखी गई थी, आनंद मठ, और उसमें ये गीत वंदे मातरम आया जिसने देश भर में जागृति पैदा कर दी। तो सभी भाषाओं में उपलब्ध है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी कैसे साहित्यकार है या शरद बाबू कैसे साहित्यकार थे। तो ये है, तो ये अनुवाद अगर आप भी करते हैं, आप जो भाषा के अध्यापक है और अगर वो आपकी मातृभाषा है तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मैं मेरी मातृभाषा गुजराती, मैं अध्यापक भी गुजराती का था, पर हमारे विश्वविद्यालय में, गुजरात विश्वविद्यालय में भोलाभाई पटेल थे, रघुवीर चौधरी थे, दोनों गुजराती थे, गुजराती के बहुत अच्छे साहित्यकार दोनों के थे। रघुवीर चौधरी को तो आपको मालूम होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, पर वो गुजराती के प्रोफेसर नहीं थे, तो प्रोफेसर हिंदी के थे। तो उनको तो दुगुना फायदा हुआ ना कि हिंदी भाषा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और गुजराती भी लिखते हैं, तो दो भाषा भी उनको पकड़ होगी। इसलिए अपने साहित्य का वो खुद हिंदी में ट्रांसलेशन करने लगे और इसलिए उनकी सब साहित्य पहुंच गई हिंदी में, तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। आप में से जो ओरिया भाषा जानता आ गया, अगर कोई ओरिया का होगा तो उनको मालूम है कि वहाँ सीताकांत महापात्र जैसे एक साहित्यकार हो गए कुछ साल पहले, तो उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मुझे बोला भाई बता रहे थे मेरे, क्योंकि बंगाली में उनके से पढ़ा था और मेरे मित्र थे, तो मुझे पता है कि प्रसाद ये जो है सीताकांत महापात्र, उनकी खासियत क्या है, उनको क्यों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैंने कहा मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं। नहीं होता अच्छा तो लिखते हैं, ऐसे तो मीडियोकर साहित्यकार है, वो बता रहे थे, पर उनकी खासियत यह है वो IAS ऑफिसर थे और दिल्ली में काम करते थे और बड़े अच्छे पद पर थे। और ओरिया में उनकी किताब जो पब्लिश होती है उसके साथ भी जब ओरिया में पब्लिश, उसी साल उसी दिन शायद अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन दिल्ली में पब्लिश होकर, क्योंकि इंग्लिश के कुछ पब्लिशर के साथ में उनके परिचय था और IAS ऑफिसर है तो उनको था। तो ओरिया में उनके जितने भी काव्य संग्रह पब्लिश हुए वो खुद उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेते और अंग्रेजी में पब्लिश हो जाता। तो इस कारण उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया और बहुत इजीली मिल गया। एक कमलदास जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमृता से पुत्र के लिए, वो भी अंग्रेजी के प्राध्यापिका थी, दिल्ली में पढ़ाती थी।
तो अंग्रेजी वो जानती, तो उन्होंने अमृतोत्सव का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था, खुद किया है और पब्लिश हो गया। हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हो गया और भी भारतीय भाषाओं में होने लगा। तो ये है। अब ये सब बात करते समय मेरा जो प्रश्न मैंने आपको पूछा था, आप भूल गए हो गए, मुझे तो याद है कि दूसरी कौन सी कृति है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और सबसे तो गीतांजलि तो आप लोगों ने कहा नहीं, पर मैं स्वीकार लिया कि आपको मालूम है। तो दूसरी कौन सी किताब है पूरे भारतीय साहित्य की जो विश्व के मंच पर पहुंची है, और दुर्भाग्य से उसके लेखक को नोबेल प्राइज नहीं मिला। साहित्य का तो नहीं मिला, पर उनको तो पीस प्राइज मिलना चाहिए था, क्योंकि एक बार नहीं 3 बार उनका नाम नॉमिनेट हुआ था। और आज नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी है वो अफसोस करती है कि हमने जो बहुत सारी गलतियां की, उसमें से ये गलती की कि ये भारतीय महानुभाव जो मैन ऑफ द मिलेनियम बना, जो पूरी दुनिया के लोगों ने मैन ऑफ मिलेनियम के रूप में बहुमति से स्वीकृत किया, उसको हमने पीस प्राइज नहीं दिया। अब सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी को, जिसको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो वो थे तो गुजराती, नो डाउट। वो इंग्लैंड जाके बैरिस्टर हुए थे, अंग्रेजी में मैगजीन भी चलाते थे, लिखते भी इंग्लिश में थे, उन्होंने कई किताबें अंग्रेजी में लिखी है। पर सद्भाग्य से गुजराती साहित्य के सद्भाग्य से और उनके भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा गुजराती में लिखी और 1926 में पब्लिश हुई। यानी अभी 96 साल हो गए उसको पब्लिश हुए, गुजराती में ही पब्लिश उन्होंने की थी, सत्यना प्रयोग इस नाम से। और ये आपको ये जान के ताज्जुब होना चाहिए कि ये गुजराती में तो उसकी हजारों लाखों की संख्या में आज तक, क्योंकि 96 साल उसके पब्लिश हुए, हर साल उस पब्लिश जो उनके पब्लिशर थे नवजीवन पब्लिशर, तो वही पब्लिश करते थे। पर अब तो 60 साल हो गए उनको मृत्यु को, तो उनका तो कॉपीराइट चला गया, तो अब दूसरे भी पब्लिशर पब्लिश करने लगे हैं। तो ये उनकी आत्मकथा गुजराती में और सारे भाषाओं में, गुजरात भारत की सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, अंग्रेजी में और विश्व भी की भी कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है दुनिया भर में। और उसकी भी लाखों की संख्या में, आपको ये जान के आश्चर्य होना चाहिए कि गुजराती में उसकी जितनी कॉपीज बिकी है उससे ज्यादा मलयालम में बिकी है, तमिल में बिकी है। देखो तमिल के जो अध्यापक उनको मालूम होना चाहिए कि तमिल में भी तमिल ट्रांसलेशन जो हुआ है सत्य का प्रयोग, ऑटोबायोग्राफी आपको गांधी जी, उसका इतनी लाखों की संख्या में नकल बिकी है और अंग्रेजी में भी लाखों की संख्या में बिकी है। और पूरे विश्व में गीतांजलि के बाद अगर कोई भारतीय कृति का सबसे ज्यादा महत्व है तो वो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी की है। और आप में से जिनको बायोग्राफी में या ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि विश्व की जो टॉप मोस्ट, अगर आप 10 ऑटोबायोग्राफी किसी को पूछे कि कौन सी है, तो मुझे विश्वास है कि उसमें एक नाम ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी गिनी जाएगी। विश्व की, भारत की नहीं बोलता, विश्व की टॉप 10 ऑटोबायोग्राफीज में हो जाए। तो इतनी पर लिखी गई थी गुजराती में। अगर गुजराती में ही हुआ और उनका कहीं भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ होता तो आज वो विश्व की इतनी सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक थोड़ी होती। तो देखो उसका ट्रांसलेशन हुआ, सभी भाषाओं में हुआ, सभी यानी भारत की सभी भाषाओं में और विश्व की भी ज्यादातर भाषाओं में, करीब 30-35 भाषाओं में, 40 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो विश्व की बेस्ट सेलर बुक बन गई। तो ये ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंट है। अगर गुजराती की तो अब गीतांजलि को तो नोबेल प्राइज मिला, उसी के राइटर ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। गांधी जी ने ये गुजराती वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, पर उन्होंने उसका हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं किया है, दूसरे लोगों ने किया है। और फिर भी वो बेस्ट सेलर हुई है हर एक भाषा में और बहुत बढ़िया गिनी जाती है। और आप भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप में से जो लोगों ने नहीं पढ़ी है, अभी 99 लोग सुन रहे हैं मुझे, तो उनमें जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप पढ़िए, आपकी मदर टंग होगी उसमें भी वो मिलेगी, और हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना चाहे तो उसमें भी मिल जाएगी, और उसकी कीमत बहुत कम होगी। वो 500-550 पेज की किताब है। जो कोई अच्छा पब्लिशर होगा फॉरेन का तो इसकी कीमत 1000 रुपये से ज्यादा होगी। पर हमारे गुजराती के नवजीवन ने जो पब्लिश किया और हर एक भाषा में की है, तो उसकी कीमत मुश्किल से 30-40 रुपया होगी। और आप एक बार पढ़ के देखो तो आपको लगेगा कि आज तक आपने जितनी किताबें पढ़ी है उसमें सबसे बेस्ट किताब अगर ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी,
ना पढ़ी हो, सब ये कोर्स के बाद जरूर पढ़ना, अपनी भाषा में पढ़ने का प्रयत्न करना, और दूसरी भाषा में अगर आपके पास हो पढ़ना, उसका कंपेरेटिव स्टडी भी थोड़ा करना, ट्रांसलेशन का काम जो है वो करने के लिए। तो मैं जो तो आपको बताने वाला था और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके विषय में और साहित्य की दुनिया में आगे बढ़ना है तो पहली बात तो अपने विषय की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, अच्छी से करिए, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी से आप क्या बेस्ट टीचर बन सकते हैं। और उसके लिए तो बेस्ट किताबें हैं, माइलस्टोन है, जिसको क्लासिक्स कहते हैं, ऐसी किताबें। आपकी भाषा की तो आप पढ़िए ही पढ़िए, पर दूसरी भाषाओं की भी जरूर पढ़िए, विश्व साहित्य की जिसको कही जाती है, इसको भी पढ़िए, अनुवाद के रूप में माध्यम से वो आपको मिलेगी। और फिर आप अगर 2 भाषाएं या 3 भाषाएं जानते हैं, कई लोग हैं कि भाई मैंने भोला भाई का नाम दिया, वो 7-8 भाषाएं जानते थे, भारत की तो 4-5 भाषाएं जानते थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, गुजराती के लिखते थे, बंगाली बहुत अच्छी जानते थे, उड़िया जानते थे, असमीज जानते थे, पंजाबी जानते थे, और फ्रेंच और जर्मनी भी जानते थे। तो इतनी भाषा और मुझसे ट्रांसलेशन करते थे, इसलिए जाके वो बड़े साहित्यकार हो गए। गुजराती के तो है, पर उनका नाम भी इसलिए हुआ कि इन्होंने बहुत अनुवाद किए। और ये जो गुजरात भारत आपकी भाषा के जितने भी बेस्ट साहित्यकार आप देखोगे तो उन सभी ने ट्रांसलेशन किया होगा। ये उमाशंकर जोशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पर उन्होंने विश्व भर की कई भाषाओं की कृतियों का गुजराती में ट्रांसलेशन किया है, गुजराती की कृतियों का दूसरी भाषा में किया है। गुजराती में राजेंद्र शाह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उनके ही समकालीन और उनके मित्र निरंजन भगत थे, बहुत बड़े गुजराती के दिग्गज साहित्यकार। गुजराती वाले जानते हैं कि वो राजेंद्र सिंह जैसे ही बहुत बड़े साहित्यकार थे। मेरा जो पीएचडी का टाइटल उन्होंने बताया, अगर आप में से किसी को याद रहा होगा तो वो था राजेंद्र निरंजन युगली कविता, यानी पोएट्री ऑफ राजेंद्र निरंजन एरा, ये मेरा पीएचडी का सत्ता है। तो दोनों कवि थे और दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। उमाशंकर का नाम मैंने आपको बताया, पर गुजराती के साहित्यकार को बोले तो उमाशंकर सुंदरम ऐसा ही बोलेंगे। तो सुंदरम जो 3 साल उमाशंकर से बड़े थे और उतने ही बड़े साहित्यकार थे, इतने ही बड़े कवि थे। दुर्भाग्य से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इसलिए नहीं मिला कि उनकी कविता का हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ। उमाशंकर का हो गया तो उनको मिल गया। अगर सुंदरम की कविता का हो गया होता और पहले हो गया होता तो उनको ज्ञानपीठ मिलता, उमाशंकर रह जाता। राजेंद्र शाह वो ट्रांसलेशन करते थे, उन्होंने संस्कृत में से किया है, बंगाली में से गुजराती में किया है, पर अपनी कविता का उन्होंने नहीं किया। तो वो अगर हुआ होता तो उनको जल्दी मिलता। और ये निरंजन भगत तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप में से जो अंग्रेजी के अध्यापक है उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनके कहीं से वीडियो मिल जाए कहीं से तो आप सुनना, तो आपको पता चलेगा कि बेस्ट प्रोफेसर कैसा होता है। मैंने अंग्रेजी के 2 प्रोफेसर को सुना है, कई बार सुना है, एक निरंजन भगत को और जो उनके भी गुरु थे जिसका नाम था एसआर भट्ट, जो गुजराती में तो क्या पूरे भारत भर में शेक्सपियर के रूप में के अथॉरिटी थे। उनके 1 साल तक मैंने लेक्चर अनऑफिशियली पढ़े थे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो गुजराती था, पर मैं उनके लेक्चर को जो भाषा में लेने के लिए आते थे तो सुनने के लिए जाता था। तो वो शेक्सपियर पढ़ाते थे, कभी अपने पास में किताब नहीं रखता, और शेक्सपियर के जितने भी ड्रामे हैं, नाटक है, वो सभी उनको कंठस्थ थे। और पढ़ाते वक्त स्टेज पे मानो प्रत्यक्ष ड्रामा ही कर रहे हैं, यानी परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा आपको लगे। कहीं से पता नहीं उनका हुआ कि नहीं, बाकी कोई उनका लेक्चर रिकॉर्ड हुआ और आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये प्रोफेसर क्या चीज होती है। और अंग्रेजी पे जो उनका कमांड था, अंग्रेजी के लोग आंख दांत में अंगुलियां डाले, ऐसा वो निरंजन भगत का भी ऐसा था, अंग्रेजी में अस्खलित बोलते थे और इतने बड़े साहित्यकार। तो ये साहित्यकार बड़े हुए। एसआर भट्ट बहुत बड़े अच्छे टीचर थे, प्रोफेसर थे, नो डाउट, पर वो साहित्यकार नहीं बन पड़े क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया, खुद भी लिखा नहीं। निरंजन भगत ने ट्रांसलेशन भी किया और लिखा भी बहुत अच्छा, तो गुजराती के दिग्गज साहित्यकार बने। तो आप लोग अपनी भाषा में लिखते हो तो जरूर लिखिए, हो सके तो दूसरी भाषा का अपनी भाषा में, अपनी भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन कीजिए। कुछ ना कुछ एक भाषा में तो आप कर सकते हैं, साल भर में 2-4 आपके ट्रांसलेशन जब पब्लिश होंगे, जो कुछ लोग करते भी होंगे, नहीं करते उनके लिए खास बात मैं कह रहा हूँ, तो आप अगर करेंगे तो आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी। मेरे नाम 15-17 बुक्स ट्रांसलेशन मैंने की है, तो मेरे परिचय में हर जगह बता दें कि ये भी बड़े ट्रांसलेटर है। टोटल मेरी 160 किताबें पब्लिश हुई है, तो
उसके बारे में तो वो बता दे कि बहुत अच्छे बायोग्राफर है या क्रिटिक है, पर ये खास बता दे कि बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी है। तो ये अपना एक क्वालिफिकेशन होता है साहित्य का। अगर भाषा साहित्य का आप अध्यापक है तो आप ट्रांसलेटर बनेंगे, आपकी 2-4-5 ट्रांसलेशन की किताबें भी पब्लिश हो जाएगी। और हो सकता है, एक बात आप सबको मालूम है, मुझे भी, और मैं बताना फिर भी चाहूंगा कि साहित्य सर्जन करना, क्रिएटिव राइटिंग लिखना हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो प्रतिभा चाहिए, और प्रतिभा तो ईश्वर दत्त होती है ऐसा कहा जाता है। तो हर कोई क्रिएटिव लिटरेचर नहीं लिख सकता। हाँ, क्रिटिसिज्म आप सब लिख सकते हैं, उसके लिए प्रतिभा की बहुत जरूरत नहीं पड़े, थोड़ी मेहनत करके। पर हाँ, आप में तो हर कोई ट्रांसलेशन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए कुछ जानना पड़ता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चाहिए, थोड़े ट्रांसलेशन बुक्स का स्टडी करो, पर 6-4 महीने में आप उसको आपकी माहिरा हो जाएंगे और ट्रांसलेशन करना शुरू कर दूंगे तो करना इजी है, और फिर आपको मजा भी आएगा, और अच्छी अच्छी विश्व की श्रेष्ठ साहित्य है उसके संपर्क में भी आते जाएंगे आप लोग, और आपके अध्यापक के रूप में एक अच्छी गणना भी होगी, और आपको आत्मसंतुष्टि होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको कुछ अवार्ड मिले ना मिले, आगे प्रमोशन ना मिले, तो दूसरी बात है, पर आपको पढ़ाने में मजा आएगा कि हाँ, इतना विश्व की श्रेष्ठ साहित्य के संपर्क में आए हैं और अपने जीवन में उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, ये अगर आप समझने लगेंगे। क्योंकि साहित्य आप सब जानते हैं कि और जितनी भी सब्जेक्ट है दुनिया भर में, हजारों की संख्या में, आप जानते हो कितने सब्जेक्ट के अध्यापक है, और दुर्भाग्य से साहित्य के अध्यापक को तो अब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारे तो कोई आज वैल्यू नहीं है, पर ऐसा मत समझना, ये गलत बात है। और कितने भी सब्जेक्ट नए नए आएंगे और उसका महत्व होगा, पर साहित्य का महत्व कभी भी कम नहीं होने वाला है। वर्सपोल ने जो कहा था, आपको सबको मालूम होना चाहिए कि लिटरेचर ये जो है, ये मनुष्य जाति का ब्रेन है, मस्तिष्क का है, और पूरे विश्व में 5000 साल में जो कुछ भी मनुष्य जाति ने प्राप्त किया है बुद्धिधन से या संस्कृति का विकास किया है, वो सब अगर आपको जानना है तो केवल उसके लिए आपके पास में लिटरेचर है। वेदों में आज से 4-4,500 साल पहले क्या उस जमाने के तत्वज्ञों ने सोचा था जीवन के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, ये सब आज हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि अब हमें अभी अवेलेबल है साहित्य के रूप में। और आप में से संस्कृत ना आता हो तो हर एक भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, वेदों का, उपनिषदों का, और उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई है, तो ये सब पढ़ सकते हैं हम, और उससे अपनी जो वजूद है, जो अपना व्यक्तित्व है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। कोरोना जैसे काल में आपने देखा होगा कि कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर दिया। मैंने बताया कि यासिन कहावत जैसा नोबेल प्राइज विनर, या अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसा अमेरिकन राइटर, बहुत बड़ा दिग्गज साहित्यकार, द ओल्ड मैन एंड द सी जैसी उपन्यास जिसने लिखी, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला, और उसमें उसने लिखा कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ऐसा कहने वाला हेमिंग्वे, वो भी अपनी पिस्तौल से अपना सुसाइड करके मर गया। यासुन कहावत हरा का मिल गए। और फिर भी ये साहित्य का अभ्यास अगर आपने केवल इंफॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के रूप में किया है, और अगर उसमें से आपको विजडम प्राप्त हो गई है, तो आप जीवन को धन्य बना सकते हैं और जीवन का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। वो जो आपका व्यवसाय है उसमें तो आप आगे बढ़ ही पाएंगे, पर उससे आपको जो आनंद मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, जो कृतकृत्य का भाव जिसको कहते हैं वो मिलेगा, वो साहित्य देने में सक्षम है। और वो प्राप्त करना है तो आपको अनुवाद का उपयोग करना पड़ेगा, अनुवाद करना भी सीखना पड़ेगा, और उससे आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और दूसरों ने जो किया है अनुवाद, उसके माध्यम से आप विश्व की जो भी क्लासिक्स, जो भी मास्टरपीस उपन्यास है, साहित्य का है, अगर आपको कविता में रस है तो कविता दुनिया भर की, देखिए आप अगर लिखते हैं अपनी भाषा में, तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो दूसरी जो भारतीय भाषा है या विश्व की भाषा है, उसमें उस स्वरूप में जो बहुत अच्छा काम है उससे परिचय होइए। अगर आप कविता लिखते हैं मान लीजिए, तो गुजराती की तो बेस्ट कविता को अवश्य पढ़िए, पढ़नी चाहिए, पर दूसरी भारतीय भाषाओं की जो है, अगर हिंदी की पढ़ सकते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट पढ़िए, बाकी भाषाओं के अनुवाद के रूप में अवेलेबल है तो वो पढ़िए। विश्व की जो बहुत बड़े बड़े कवि है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो उनकी कविता का भी आप अध्ययन कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगी कि आप कहाँ पे हैं, आपका लिटरेचर कहाँ पर है आपकी भाषा का, और
दुनिया में आज उसके कम्पीट करने के लिए आपको कहाँ तक जाना है। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए भी अनुवाद का हमारे लिए बहुत उपयोग है। मैं समझता हूँ कि आप सबने जो ये सुना मेरे पास है, और ये इसलिए मैंने कहा कि उसका इम्पोर्टेंस ही मुझे बताना था आपको। बाकी ट्रांसलेशन कैसे करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कतें आती है, इसके बारे में तो दूसरा 2 लेक्चर में दे सकता हूँ। मैंने 15-20 किताबों का जब ट्रांसलेशन किया है तो मुझे मालूम है कि ये इसी काम नहीं, कहना बहुत सरल है, अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर कितना कठिन है ये तो बहुत मुश्किल है। और उसके बारे में मैं इतना अपना कहना चाहूंगा कि अगर आप 1.5 घंटे का एक लेक्चर, जो यहाँ नहीं होने वाला है पर कहीं पर होता है कि हाउ टू स्विम, कैसे तैरना, उसके बारे में आप कहीं जाके सुनो, कोई कोच हो स्विमिंग का बहुत बड़ा, उससे 1.5 घंटे का, एक नहीं 10 लेक्चर सुनिए हाउ टू स्विम। उसके बारे में कोई किताब लिखी गई, वो ऐसी 2-3-4 किताबें भी पढ़ लीजिए, और फिर आप कोई स्विमिंग पूल में जाके तैरने के लिए पढ़िए। मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि आप जैसे अंदर पढ़ेंगे, वो जितनी भी किताबें पढ़ी है स्विमिंग के बारे में, जितने भी लेक्चर सुने हैं, वो सब भूल जाएंगे और आप डूबने लगेंगे। और अगर कोई नजदीक में कोच नहीं होगा तो आप मर जाएंगे। तो ये कहना बहुत इजी है हाउ टू स्विम, पर तैरना कितना मुश्किल है। आप में से जो लोग तैरना जानते हैं उनको मालूम है कि कितनी कठिनाई के बाद आप तैरना सीखे। पर अब तैरने में जो मजा आती है वो भी आप ही जानते होंगे कि क्या स्विमिंग का मजा है, क्या आनंद है, वो भी आप जानते हैं। तो ऐसा ही अनुवाद का है। अनुवाद के लिए ये एक लेक्चर नहीं, ये पूरा रिफ्रेशर कोर्स अगर ट्रांसलेशन पूरा होता, और उसमें मान लीजिए कि 20-25 लेक्चर्स हुए होंगे, और बड़े बड़े ट्रांसलेटरों के होते मेरे जैसे, वो सब सुनने के बाद भी आप ट्रांसलेशन करने बैठते, तब आपको पता चलता कि ये कितना डिफिकल्ट काम है। पर डिफिकल्ट है, पर मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। जैसे तैरना असंभव नहीं है, आप 1-2 महीने तक प्रयास करो तो तैरना सीख ही जाओगे। ट्रांसलेशन करने का आप प्रारंभ करोगे तो 2-4 प्रयत्न के बाद आपको शुरू होगा, और 2-4 अच्छे ट्रांसलेशन हो गए, फिर आपको मजा आने लगेगी, और आपके लिए वो हस्ता मलक जिसको बोलते हैं, हाथ में अमला है, ऐसा हो जाएगा। आज मुझे अगर ट्रांसलेशन मुझे करना है तो मैं 10-15 मिनट में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। 10-15 मिनट में मैं कविता नहीं लिख सकता, पर कविता का ट्रांसलेशन कर दूंगा। तो उसके ऊपर हथौटी आ गई है, पर ये आने में कई साल लग जाते हैं। पर आपके पास बहुत समय है, बहुत साल है, जिनकी आपके सामने बहुत बड़ी पड़ी है। तो ये रिफ्रेशर कोर्स तो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद, पर फिर अगर आप ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, या कम से कम ट्रांसलेटर की जो बहुत अच्छी किताबें हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे, तो मुझे लगेगा कि आज का जो ये हमारा जो संघ हुआ वो सफल हुआ, और मेरे लिए तो सफल हुआ, आपके लिए हो ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सबको आपकी कारकिर्दी में सफलता मिले, ऐसी शुभकामना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।